So in this question they are saying reaction of isopropyl benzene with the oxygen followed by the treatment of H3O plus। हमें पता है ये जो रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल का जो रिएक्शन है विद ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है और इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को सबसे पहले रिएक्शन कराया जा रहा है O2 के साथ एंड फर्दर इट इज रिएक्टिंग विद H3O प्लस। तो दिस इज द क्यूमिन फिनॉल सिंथेसिस जिसमें फिनॉल प्रोड्यूस होता है, नो डाउट अबाउट दैट। और फिनॉल के साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है यहाँ पे एंड द बाई प्रोडक्ट इज नथिंग बट विच इज एसीटोन। यहाँ पर इस बाई प्रोडक्ट को इस क्वेश्चन में पी बोला गया है तो हम लोग एसीटोन को पी बोलेंगे यहाँ पे। अब इस पी जो एसीटोन बना पी उसको हम लोग 3 इक्विवेलेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। 3 इक्विवेलेंट क्लोरीन, अगर 3 इक्विवेलेंट क्लोरीन के साथ हम लोग इसका रिएक्शन कराएं देन जो क्लोरीन है दैट विल गेट अटैच्ड टू द अल्फा पोजीशन। ये जो क्लोरीन है वो अल्फा पोजीशन पर जाकर अटैच्ड हो जाएगा। तो 3 क्लोरीन विल कम एज 3 Cl2 have been used there। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो P से रिएक्ट करने के बाद जो बना उसको Q बोल रहे हैं। सो दिस वन इज द Q। अब इस Q का रिएक्शन कराया गया है विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं दैट इज नथिंग बट ए बेसिक मीडियम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते ही इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर देयर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेसिक कंडीशन है हमारे पास। हाइड्रोफॉर्म टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोफॉर्म टाइप ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले विल हैव ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद ये जो अच्छा लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा फ्रॉम द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्टीमेटली यहाँ पे जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड and apart from that CaCl3 will going to be produced। तो RnS जो है कंपाउंड RnS S है जो कैल्शियम सॉल्ट है तो हम लोग इसको S बोलेंगे एंड दिस वन विल बी योर R। तो P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया है। अब P और Q के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनको हमें बताना है कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। If they are correct then it will be our answer। तो सबसे पहले P और रिएक्शन ऑफ P है इसके साथ R के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस है। तो ये हमारे पास P है और ये हमारे पास R है इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो P इज नथिंग बट एसीटोन, उसका रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हैं और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराए तो दिस हाइड्रोजन इज समवॉट एसिडिक इन नेचर। तो बेस के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन आयन फॉर्मेशन करेगा। दैट कार्बन आयन कैन एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल एंड कैन प्रोड्यूस ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कर सकता है ये विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देगा। तो यस ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो फॉस्फोरिक गैस प्रोड्यूस होगा। आर क्या है, आर इज क्लोरोफॉर्म। यस क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन से साथ करवाएं तो फॉस्फोरिक गैस विल गोइंग टू बी प्रोड्यूस एंड दिस रिएक्शन इज गिवन इन एनसीईआरटी इटसेल्फ। एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है, आप देखोगे अल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन्स और हेरेडिन्स के चैप्टर्स का लास्ट में ये रिएक्शन दिया गया है। Q react with NOH to produce CCl3COH। ओके Q क्या है हमारे पास, Q is this one। ओके इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया है, तो इसका रिएक्शन कराया है NOH के साथ। तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कंपाउंड जैसा कि कैनिज़ारो रिएक्शन टाइप शो किया गया है वो नहीं होगा यहाँ पे। इनफैक्ट ये जो अच्छा लिविंग ग्रुप है ये आपका बाहर निकल जाएगा। ओके और बाहर निकल के that result with the formation of chloroform and acid। so that will be the incorrect statement। ये आपका incorrect statement है। S को हिट करने से P प्रोड्यूस होता है। S क्या है, यस कैल्शियम एसीटेट है। अगर कैल्शियम एसीटेट को हम लोग हिट करते हैं तो एसीटोन प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अपन लोगों का कैल्शियम एसीटेट है
we're drawing one more molecules of calcium acetate. और यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो as soon as it hit this one, then जो कैल्शियम कार्बोनेट है that will comes out. ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, two molecules of calcium carbonate will comes out on heating, and जो रेस्ट पोर्शन है वो आपका एसीटोन प्रोड्यूस कर देंगे. That results in the formation of acetone. तो यस, आप बोल सकते हो कि आपका ये स्टेटमेंट भी सही है. तो करेक्ट आंसर for this question is A, B and D. That is the correct option, or you can say the answer for this question. Okay, now we are moving to the next question. The next question is, in which option or options at least 3 molecules will follow the octet rule? Okay, तो octet rule which of them will going to follow, उसके बारे में हमें बताना है. तो जैसा कि हमें पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस विल फॉलो द ऑक्टेट रूल डेफिनेटली. C2H4, it will also follow the octet rule. NO is a odd electronic species, it will not follow. odd electronic species है ये, तो ये फॉलो नहीं करेगा. और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को हमें मिलेगा. नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, आप देख सकते हो इसके ऊपर 2 4 8 9 इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर. ओके, एज देयर इज 9 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन द नाइट्रोजन एटम, तो इट विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है यहाँ पर, एज नाइट्रोजन के ऊपर 9 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड. अच्छा, हाइड्रोजन के लिए उसका जो ड्यूप्लेट है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एन ऑक्टेट. ऑक्टेट रूल को ऑक्टेट नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि जितने भी नोबल गैस हैं उन सारे नोबल गैस के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इन जनरल, ठीक है. लेकिन हाइड्रोजन के लिए वो तो 8 नहीं जा सकता ना, तो उसके लिए ड्यूप्लेट ही उसका, अगर वो ड्यूप्लेट ले लेता है तो यू विल से दैट इट इज सेटिस्फाइंग इट्स ऑक्टेट. तब वो बोल देंगे कि वो ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये भी ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, ये भी ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, एटलीस्ट 3 तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा हमारा. NO2 मॉलिक्यूल की बात करें तो NO2 मॉलिक्यूल आपका ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है. यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं है. ओजोन में यस सेटिस्फाइड होता है, Cl H2SO4 में सबका सेटिस्फाइड होता है, तो बी भी आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. लेकिन वहीं पर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इसका भी सेटिस्फाइड नहीं है BCl3 का. बोरोन का इज नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी सेटिस्फाइड नहीं है, इसका भी सेटिस्फाइड नहीं है, सिर्फ इसका सेटिस्फाइड है. बट सिंस एटलीस्ट 3 बोल है तो सी ऑप्शन नहीं होगा हमारा. CO2 में ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, तो डी भी करेक्ट ऑप्शन है. दिस इज नॉट सेटिस्फाइड ऑक्टेट. तो हम लोग बोल सकते हैं कि द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका A, B and D. A, B and D is the correct option for this. Okay, let's move for the next question. Question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है. ओके, वेरी गुड. तो इस मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये हमारे पास एक पाथ है जो x से y की तरफ जा रहा है और y से z की तरफ जा रहा है, और इस पाथ में हमें कैलकुलेट करना है आई थिंक टोटल चेंज इन एंथैल्पी. तो डेल्टा H वी हैव टू कैलकुलेट. डेल्टा H कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट्स वेरी इजी. इस XY के लिए आप डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं. XY क्या है? अगर XY की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा H है आइडियल गैस के लिए होता है NCP dt Fe(T2 - T1), बट सिंस आइसोथर्मल प्रोसेस है तो दिस विल बिकम 0. और YZ की हम लोग बात करें तो YZ में क्या होता है? YZ इज डेल्टा H इज इक्वल टू NCP बार, देन विल हैव T2 - T1. तो N है आपका 5 मोल्स, CP कितना हो जाएगा? CP विल बी इक्वल टू CV bar plus R, then T2 - T1 is a 450 - 335.
415 और 335 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो आई थिंक इट विल कम अराउंड 80. 80 का 80 आएगा. ओके, दिस विल बी 80. So you can say 5 into Cv will be equal to 12 and 8.3 is given, so that will become 20.3 and this will become 80. So 12 plus 8 is 20.3 and this is 80 is there. तो हम लोग बोल सकते हैं कि this total will be equal to how much? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 400 into 20.3 और 400 20.3 को so it comes around 8120. 8120 will be the answer. This is for y to z, okay, और x to y 0 था तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा? टोटल z will be equal to 8120. 8120 will be the answer and that is there in terms of joule. ये जूल में ही आएगा आपका. तो ये आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो, मैंने तोड़ तोड़ के किया, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक जाके डायरेक्ट डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हो. x to z डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है. तो ये अगर मेथड 2 की अगर हम लोग बात करें तो मेथड 2 की वजह से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू यू कैन से डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी. यू कैन राइट डायरेक्ट एक्स जेड के लिए लिख दिया हमने. डेल्टा यू कितना होगा? तो एन सी वी बार बोल सकते हो डी टी और ये पी वी को लिख सकते हैं हम लोग एन आर टी. तो यहाँ से आपका हो जाएगा एन सी वी बार डेल्टा टी प्लस ये n और r कॉमन ले सकते हैं, दैट विल बी डेल्टा t. तो n कॉमन ले सकते हैं, cv बार प्लस r का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 8 और डेल्टा t आपका 80 है. तो n वैल्यू इज इक्वल टू 5. 8.3 दिया है, 20.3 इंटू 80, सो दैट्स अराउंड 8120 जूल. ऐसे भी कर सकते हैं या फिर तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं. बोथ द प्रोसेस कैन सॉल्व यू दिस. तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 8210. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. इस क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू केमिकल काइनेटिक्स. ओके, बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से निकालते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग निकालते हैं और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है आपका स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. तो रेट ऑफ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन क्या है? तो रेट ऑफ द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन ये है आपका, जिसका रेट कांस्टेंट K2 है और यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस है रिएक्टेंट में? तो आपका N2O2 एंड H2 है. अच्छा, अगर हम लोग बात करें ओवरऑल रिएक्शन की तो ये आपका रिएक्टेंट है NO और हाइड्रोजन. इसका मतलब जो ऑर्डर निकलेगा आपका वो NO और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही निकलेगा. तो आपको जो ऑर्डर निकालना पड़ेगा वो NO और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा. तो N2O2 को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं NO से विद रेस्पेक्ट टू दिस इक्विलिब्रियम. तो अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 by concentration of NO to the power 2. यहाँ से हम लोग concentration of N2O2 निकाल सकते हैं, that is K into concentration of NO to the power 2. ये आपका equilibrium constant है, this is the equilibrium constant. तो इस N2O2 का वैल्यू we can put here. K2 का वैल्यू तो जैसे रेट कांस्टेंट था उसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग. ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं एंड दैट विल बिकम NO2 एंड हाइड्रोजन. ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट दे देता. तो रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिपेंड कर रहा है? NO का पावर 2 से और हाइड्रोजन के पावर के 1 से डिपेंड कर रही है. तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा आपका 3. 3 विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किसके साथ? तो एक एसिटल्डिहाइड है जिसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ. तो एसिटल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विद फॉर्मल्डिहाइड
and that is reacting in presence of upon heating with concentrated NaOH. तो जैसा कि हमें पता है, ठीक है, कि यहाँ पर आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो दैट्स फर्स्ट एल्डिल रिएक्शन गोइंग टू बी टेक प्लेस। ये आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो एल्डिल रिएक्शन होगा, इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस CH2OH। ये 3 बार एल्डोल करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस अभी भी हमारे सिस्टम में बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड हैं, तो ये आपका मॉलिक्यूल है जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसमें भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो बोथ ऑफ देम नाउ कैन अंडरगोज कैनिंजारो रिएक्शन। ये कैनिंजारो रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। कैनिंजारो रिएक्शन करने पर हमें पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस पार्ट विल गेट रिड्यूस्ड। तो ये आपका पार्ट रिड्यूस होगा मतलब अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, दैट विल प्रोड्यूस एन अल्कोहल। ये आपका अल्कोहल प्रोड्यूस कर दिया है, और जो आपका एसिड है, दैट एसिड, ये जो एल्डिहाइड है, स्मॉलर एल्डिहाइड विल प्रोड्यूस एसिड। ये ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि OH माइनस आयन इसी के ऊपर रिएक्ट करेगा ड्यूरिंग द कैनिंजारो रिएक्शन एज इट इज स्ट्रिक्टली लेस हिंडर्ड। और इसका जब हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पर बोला है कि P एंड Q दो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक P है और एक Q है। कंपाउंड P टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, Q एसिडिफिकेशन करने पर टॉलेंस टेस्ट देता है, तो ये आपको Q है क्योंकि इसका जब एसिडिफिकेशन करेंगे हम लोग तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा एंड इस पार्ट की वजह से ये टॉलेंस रिएक्शन देता है, ठीक है। तो दिस विल बी Q और ये जो आपका पार्ट है दिस विल बिकम P। ये आपका P है। अब इस P का रिएक्शन कराया रहा है एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लोहेक्सानोन से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं इसका। तो कीटोन है ये साइक्लोहेक्सेन एंड देन वी हैव PTSA, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड इज जस्ट एन कैटलिस्ट। ये आपका कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर आपका देखो डायोल है, देयर आर डायोल सिस्टम इज देयर, तो इस डायोल सिस्टम से कीटोन कनेक्टेड हो सकते हैं। द कीटोन कैन कनेक्टेड विद दिस डायोल सिस्टम, ठीक है। तो सिंस कीटोन है तो डायोल सिस्टम से कनेक्ट होकर साइक्लिक कीटल प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस साइक्लिक कीटल। तो ये CH2 ऑक्सीजन है और इस कार्बन के साथ CH2 ऑक्सीजन है, ये कनेक्ट हो जाएगा किससे, तो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर भी CH2O है, यहाँ पर भी CH2O है, तो दिस टू विल गेट कनेक्टेड विद द साइक्लोहेक्सेन रिंग। तो ये कंपाउंड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके, दिस कंपाउंड विल गोइंग टू बी प्रोड्यूस। और ये कंपाउंड ये आपका क्या है, तो ये कंपाउंड आपका R है। अब ये R में बोला है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप एंड ऑक्सीजन एटम। तो अगर हम लोग मिथिलीन ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर मिथिलीन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, there are 14 CH2 ग्रुप इज देयर। और वहीं पर अगर बात कर ले हम लोग ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन एटम है आपका 1 2 3 4, so 4 is there, so this will become total 18, so 18 will be the correct answer। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि आपका टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ निकल टेट्राकार्बोनिल। निकल टेट्राकार्बोनिल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, तो निकल का आपका 28 है और 4 कार्बोनिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते हैं 8 एटॉमिक नंबर, तो उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल इज 14, that will become 28 plus 56 and 4 7 84, so total number of electron 84 है। अगर यहाँ पर बात करें वेनेडियम की तो यहाँ पर 6 कार्बन मोनोऑक्साइड है। 6 कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कितना, 6 कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब आप बोल सकते हो इस 14 इंटू 6, ये 84 हो जाएगा। और वेनेडियम तो ज़्यादा है, तो दिस इज मोर देन 84, 84 तो नहीं होगा ये, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 84 आएगा ये। यहाँ पर अगर बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम के इस कंपाउंड की, तो यहाँ पर 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है, 14 इंटू 5 70 और एंड 20 से ज़्यादा ये क्रोमियम 24 है, तो इज दिस ऑल्सो मोर देन
84। कॉपर अगर बात करें तो यहाँ पर 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कॉपर का दिया गया है दैट इज 29, तो दैट विल बिकम हाउ मच, 42 प्लस 29 दैट इज 71, तो ये भी नहीं होगा। अगर यहीं पर बात करें हम लोग तो अगेन 17, ये ज़्यादा ही हो जाएगा 84 से, तो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग तो दैट इज इक्वल टू आयरन का हो जाएगा 26 एंड दिस विल बी 70, तो ये भी नहीं होगा हमारा। यहाँ पर इस केस की अगर बात करें तो कोबाल्ट विल बी इक्वल टू, कोबाल्ट का कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोबाल्ट के देयर आर टोटल 27, 27 में 3 और प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 42, तो टोटल विल बिकम 72, तो ये भी नहीं होगा, दिस इज नॉट आल्सो करेक्ट। इसकी अगर बात करें तो क्रोमियम कितने हैं, तो क्रोमियम है आपका 24, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये 4 कंट्रीब्यूट करेंगे कितने, तो 56, तो यस दिस विल इक्वल टू 84, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ मैच कर रहा है, और इसका तो इसी का 77 हो जाएगा, तो ये 84 से तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द वन विच इज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू निकल, सो करेक्ट आंसर विल बी 1। ट्वेल्थ क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो ट्वेल्थ क्वेश्चन में यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, तो रिएक्शन इज दिस वन, हाइड्रोजन है, कार्बन और उसके बाद CH2 15, we have COOET is there। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन कराया गया है Hg2+ के साथ एंड H3O+, दिस इज OMDM रिएक्शन, जिसे हम लोग कुछ लोग रिएक्शन भी बोलते हैं इन केस ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन के केस में क्या होगा, यहाँ पे तो एक कार्बन पे OH अटैच होगा और एक कार्बन पे आपका H अटैच होगा, और फिर बाद में वो टॉटोमेराइज करके दे विल फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन, वो अपने कीटोन को प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें पता है सिंस ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो OH यहाँ पर अटैच होगा, O वहाँ पर अटैच होगा तो वहीं पर आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी देखने को मिलेगा। तो OMDM के बाद या फिर कुछ और रिएक्शन के बाद हमें ये देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट विल बी द फॉर्म। उसके बाद जिंक एमलगम कॉन्क HCl, जिंक एमलगम कॉन्क HCl इज नथिंग बट इट इज द कैलामिनसन रिडक्शन रिएक्शन, CO ग्रुप को कन्वर्ट करेगा CH2 ग्रुप में, CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद अगर जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इफ यू डू द हाइड्रोलिसिस, तो एस्टर है, एस्टर विल फॉर्म इज कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, ये अपना कॉरस्पॉन्डिंग एसिड प्रोड्यूस कर देगा एसिडिक मीडियम में। और यहाँ पर टोटल हो जाएगा आपका, ये आपका 15 कार्बन और टोटल इज 17 कार्बन इज देयर। हाइड्रोजन की अगर बात कर लें तो हाइड्रोजन इज 30 एंड 5, तो हाइड्रोजन इज 35 हाइड्रोजन इज देयर। तो दिस फैटी एसिड्स विल गोइंग टू बी फॉर्म, दिस फैटी एसिड को हम लोग बोल रहे हैं P, इस फैटी एसिड्स को हम लोग बोल रहे हैं P। अब ये जो फैटी एसिड बना है इसको हम लोग ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो दिस इज आवर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को हम लोग एक्सेस ऑफ P के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एक्सेस ऑफ P के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। तो अगर हम लोग इसका अगर रिएक्शन कराएं तो ये आपका एसिड है, ठीक है, और दिस वन इज द, दिस इज द एसिड और ये आपका अल्कोहल है। तो अगर इसको रिएक्शन कराएं हम लोग तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यहाँ से फिर से हमें एस्टर देखने को मिलेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एस्टर, और तो Q जो है वो है एक एस्टर है, रिएक्शन ऑफ Q विद द एक्सेस ऑफ NOH, ओके। तो एक्सेस ऑफ NOH के साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे, इफ यू रिएक्टिंग दिस कंपाउंड विद द एक्सेस ऑफ NOH, तो एक्सेस ऑफ NOH कराने से क्या होगा, एस्टर फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा, एस्टर फिर से ब्रेक डाउन होके इसका जो एसिड था उसका सोडियम सॉल्ट बनाएगा
और यहाँ से जो अल्कोहल था वो तो प्रोड्यूस हो ही जाएगा, फिर से ग्लिसरॉल प्रोड्यूस हो जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड विल गोइंग टू बी प्रोड्यूस, फैटी एसिड, वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसके बाद इस कंपाउंड को जो सोडियम सॉल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसको ट्रीट कराया गया कैल्शियम क्लोराइड के साथ टू फॉर्म कैल्शियम सोप, दैट इज आर। इसको अब फर्दर रिएक्ट करवाएगा किसके साथ, तो वी हैव रिएक्टेड दिस कंपाउंड विद द कैल्शियम क्लोराइड, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट प्रोड्यूस कर देगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2 NaCl विल गोइंग टू बी फॉर्म। तो आप देख सकते हो कि दिस मॉलिक्यूल इज योर पी। पी जब ग्लिसरॉल से रिएक्ट करता है तो बनाता है क्यू, दिस वन इज योर क्यू। क्यू को जब एक्सेस के साथ रिएक्शन कराते हैं NaOH और जो बनता है लास्ट में कैल्शियम सॉल्ट, उसको हम लोग यहाँ पे आर बोल रहे हैं, तो दिस वन इज योर आर। अब इसके बाद कुछ बोला है, देखिए, स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ क्यू आर, हाउ मेनी आर विल गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग ग्राम, स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ क्यू। तो अगर इसका 1 मोल हम लोग ले लें, ठीक है, इसका अगर हम लोग 1 मोल ले लें तो विल गेट 3 मोल्स ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की अगर बात करें, इस रिएक्शन में लोग देख सकते हैं कि 2 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस 3 मोल प्रोड्यूस हुआ है, तो इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो इसके 3/2 मोल्स विल फॉर्म, मोल्स ऑफ आर विल बी फॉर्म्ड। और अगर 3/2 मोल्स ऑफ आर फॉर्म हो रहा है तो 3/2 मॉलिक्यूलर वेट इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, so there are 18 carbons are there, so 18 into 12, 18 into 12 there are 35 hydrogens are there, और 2 ऑक्सीजन है, ओके। इन सबको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 40, तो दैट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, ठीक। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 606, और यहाँ से हम लोग जो निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 909 ग्राम विल बी द आंसर। तो इस मॉलिक्यूल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 909 ग्राम है। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डाईमैग्नेटिक स्पेसिस। डाईमैग्नेटिक स्पेसिस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये मैंगनीज है, मैंगनीज पे यहाँ पर +3 है। मैंगनीज अगर +3 की बात करें तो दिस विल बिकम D4 सिस्टम, और ऑक्टाहेड्रल में है, तो ऑक्टाहेड्रल में होगा तो क्या होगा, सिंस इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में ही पाए जाएंगे, तो दैट विल बिकम T2G4 Eg0। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा सिंस इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैंगनीज यहाँ पर भी +3 स्टेट में ही है, मैंगनीज here also is there in the +3 oxidation state। तो अगर मैंगनीज यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फिर से ये D4, बट वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो आपका T2G3 Eg1 मिलेगा, दैट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। अगर आयरन की बात करें तो आयरन इज देयर इन +3, अगर आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, देन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू D5, ये आपका D5 देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें इसके ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो दैट विल बिकम T2G3 and that will become Eg2, so that is also paramagnetic in nature। और अगर बात करें हम लोग इस केस की, कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट इज देयर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 मीन्स इट विल बी देयर इन D6 कॉन्फ़िगरेशन, वीक फील्ड लिगेंड है, तो दैट विल बी अगेन T2G4 Eg2 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद अगर आयरन की बात करें तो आयरन भी आपका किस स्टेट में है, तो आयरन इज देयर इन +3, और आयरन अगर +3 में है तो दिस विल बिकम D5, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो T2G5 Eg0 विल बी देयर, दिस इज ऑल्सो इन पैरामैग्नेटिक इन नेचर।
एंड द लास्ट कंपाउंड इज दिस. इस कंपाउंड की अगर बात करें हम लोग तो कोबाल्ट. कोबाल्ट इज देयर इन +3. +3 मतलब इट विल बी देयर इन D6. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको देखने को मिलेगा T2G6H0. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड हेंस दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर. ये आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा. So only one molecule which is present in the diamagnetic among all of them. So answer is 1 for this.